हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 जुलाई यानी जीएसटी दिवस। आज के दिन के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों मिल जाएगी आपको एमजेटी ऐप पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का जो 1000 एपिसोड कंप्लीट करवा दिए हो डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर की इस सीरीज का 1000वां ये एपिसोड है दोस्तों। 1000 लगातार रातें जब आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर की ये वीडियो बनी है, तो वाकई में ये भावुक करने वाला पल है। आप लोग का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, इस वजह से मैं 1000 एपिसोड तक पहुंचा पाया इसे। मैंने जब इसे स्टार्ट किया था डेली करंट अफेयर की सीरीज को, तब कभी नहीं सोचा था कि 1000 एपिसोड तक हम लोग पहुंचेंगे। मैं डेली का डेली यही सोचता था कि आज बनाना है, आज हमें ये पढ़ाना है, बस एक एक दिन। यानी कि आपको जब टारगेट बनाना है तो केवल और केवल उसी दिन का ध्यान रखना है। आपको अपनी प्रोसेसिंग पर ध्यान रखना है कि आज आपको क्या काम करना है। ठीक है, आज का आपका टारगेट होना चाहिए। धीरे 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 रिकॉर्ड्स अपने आप बनते जाएंगे। आपको सिर्फ आज पर ध्यान देना है कि आज आपने पूरा दिया एफर्ट कि नहीं दिया। ये 1000 लगातार रातें हैं दोस्तों। बहुत सारी सिचुएशंस आई, कई बार मौसम बिगड़े, कई बार गांव में जाना पड़ा, लाइट की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वीडियो बनी, वीडियो रेगुलर बनी। शायद ही कभी ऐसा हो जाता था किसी किसी दिन जब वीडियो ना बनती हो, लेकिन जब सुबह में नहीं बनती थी तो दोपहर तक या शाम तक मैं वीडियो बना करके दे देता था आपको। तो इस वजह से ये 1000 बना है। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं सभी को सीख लेना चाहिए कि रेगुलरिटी कैसे आपको बनानी है। डेली पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। डेली आपको रेगुलरिटी बनानी है। ठीक है, अगर आप रेगुलर रहोगे तो आगे आने वाले टाइम पर ज़रूर एक नया रिकॉर्ड आपके नाम पर भी होगा। आप सक्सेस होने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। और एक कहावत भी कही गई है, बहुत ही फेमस है, कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक एक दिन के प्रयास की वजह से एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाती है। तो आपको रेगुलर रहना है। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं आज के दिन के क्वेश्चंस के बारे में। फिलहाल पहले देख लेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस को। G7 समूह से दोस्तों रसिया 2014 में बाहर हुआ, 1997 में आया था। ठीक है, शामिल हुआ था। दुनिया के कितने देशों को वीटो पावर प्राप्त है? 5 देशों को, अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन। असम में दोस्तों अब 7 हो चुके हैं नेशनल पार्क्स। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने का प्रयास किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, ये दोनों ही दिवस बनाया गया 30 जून को। ठीक है, 30 जून को। कब? 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया है। दोनों के बारे में जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के बारे में जानते हैं। ये दिवस 2018 से मनाया जाना शुरू हुआ है, और 2018 से इसलिए मनाया जाना शुरू हुआ है इसी दिन, 30 जून का ही दिन, क्योंकि 30 जून को ही 1889 में 1889 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ या अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई थी। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके महासचिव हैं मार्टिन चुगोंग। कौन है? मार्टिन चुगोंग। एक और दिवस 30 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस या इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। इसे मनाने की शुरुआत हुई 2016 से। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा 2016 में इसकी घोषणा की गई थी। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं दोस्तों? आप अगर भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों ग्रहों के बीच में छोटे 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 कण पाए जाते हैं। कण क्या कहें कि एक प्रकार के ग्रह के ही छोटे रूप होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं। इन सभी पिंडों को दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्ट्रॉइड कहा जाता है। क्लियर? तो एस्ट्रॉइड हमेशा दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए अब अगला देखते हैं। भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत ने कितना योगदान दिया? तो भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दोस्तों भारत ने 4500 करोड़ रुपए के दान करने की घोषणा की है, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की घोषणा की है। इसकी 12वीं जो 5 ईयर प्लान है उसके लिए भारत दोस्तों भूटान को बहुत पहले से ही सपोर्ट करता हुआ आया है। ठीक है, तो भूटान को 4500 करोड़ रुपए का योगदान अभी भी देगा। भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग, इन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वार्ता की और वहीं पर यह फैसला लिया गया है।
ठीक है। यहाँ की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये 2018 से शुरू हुई है, 2023 तक ये चलने वाली है। अब इसमें भारत ने दोस्तों बायलैटरल ट्रेड को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए 400 करोड़ रुपए का और ज़्यादा व्यापार का सहायता सुविधा प्रदान करने की घोषणा किया है, ठीक है। अभी दोस्तों आज दिन में आने वाली है भारत के पड़ोसी देशों पर वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, रिकॉर्ड वो हो चुकी है। कल ज़्यादा रात हो गई थी, इस वजह से अपलोड नहीं कर पाया मैं, आज अपलोड होगी, ठीक है। दिन में कभी भी अपलोड हो सकती है। और उसमें भारत के जो थल सीमा से जुड़े जो देश हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई है, ठीक है, कि क्या क्या रिलेशन है, कब से रिलेशन शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, मुख्यतः भारत का उस देश से क्या क्या संबंध है, सब कुछ अच्छे से बताया गया है। इसके बाद हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक कॉन्टिनेंट करके वर्ल्ड मैप की सहायता से आपको पढ़ाते चलूँगा, ठीक है। तो आप आज वाली वीडियो देखना मत भूलना। चलिए भूटान के बारे में अगर बात करते हैं तो भूटान देख लीजिए मैप में है कहाँ पर, ये छोटा सा जो देश है ये है भूटान, यहाँ पर भारत के पास में भूटान, ठीक है। अच्छा, इसको इंडिया का मैप, ओरिजिनल मैप मत समझा कीजिए आप लोग, विकीपीडिया पर अभी ये दिया गया है, इसमें देखिए इंडिया का ये ऊपर का पार्ट कटा हुआ है, लेकिन फिलहाल विकीपीडिया पर यही अवेलेबल है, तो यहाँ पर दिया गया है। आपको इंडिया का नया मैप याद रखना है, जो मैं आपको भारत के राज्यों वाले पेज में दिखाया करता हूँ, ठीक है। भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे सेरिंग, यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, यहाँ की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की करेंसी होती है डुलट्रुम। क्या डुलट्रुम होती है यहाँ की करेंसी। यहाँ की संसद का नाम है तो सोंगुडू और राजभाषा है जोंगखा। सबसे बड़ा नगर थिम्पू ही है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ट्रांसजेंडर आईडी जारी किया। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड ने अपना पहला ट्रांसजेंडर आईडी जारी किया है। इसने 2 ट्रांसजेंडर्स के लिए जारी किया है। एक ट्रांसजेंडर का नाम है दोस्तों अदिति शर्मा, जो कि उत्तरकाशी की हैं, उत्तराखंड की उत्तरकाशी की, और दूसरी हैं देहरादून की काजल। तो इन दोनों के लिए इनकी पहली ऑफिशियल ट्रांस आईडी जारी की गई है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। तो ये दोनों बन गई हैं पहली 2 ट्रांस वुमन जिन्होंने ऑफिशियल तरीके से ट्रांस आईडी गेन की हुई है उत्तराखंड राज्य सरकार की। क्लियर। उत्तराखंड आया है, उत्तराखंड के बारे में जानिए। उत्तराखंड देखिए मैप में ये रहा उत्तराखंड। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को। कब? 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। ये जब अलग हुआ था तब बना था 27वां राज्य, ठीक है। 26वां छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 27वां ये अलग हुआ और 28वां अलग हुआ था झारखंड, ठीक है। 29वां तेलंगाना अलग हुआ था। तो 27वां राज्य के रूप में ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड के करंट टाइम पर सीएम हैं तीरथ सिंह रावत जी, बीजेपी पार्टी से हैं। इनसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, लेकिन अब तीरथ सिंह रावत जी हो गए हैं। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये दोस्तों है उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन ये शीतकालीन यानी विंटर कैपिटल है। अगर आपसे समर कैपिटल पूछा जाए, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो इसने बनाया है गैरसैंण को। किसे? गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है उत्तराखंड। उत्तराखंड हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो इस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान जी। चलिए अगला देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने ITAT ई द्वार पोर्टल लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने ITAT ई द्वार नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। ITAT ई द्वार पोर्टल को नई दिल्ली में अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम होता है आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ई द्वार पोर्टल, यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ई द्वार पोर्टल। क्लियर। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय और संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने इसे लॉन्च किया है। ये इतने मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। अभी रविशंकर प्रसाद जी को दोस्तों ट्विटर ने 1 घंटे के लिए इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, माल्टा, इन सभी देशों को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया है FATF ने। तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। पाकिस्तान भी फिलहाल के लिए ग्रे लिस्ट में ये बना है, बहुत दिनों से ये बना हुआ है, ठीक है, ग्रे लिस्ट में। फिलीपींस को भी इस बार ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। फिलीपींस के अलावा माल्टा, हैती, दक्षिण सूडान, इन देशों को भी FATF ने ग्रे लिस्ट में रख दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जो होता है दोस्तों, ये दुनिया भर में ये देखता है, ये इंश्योर करता है कि किस देश में आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ ये भी देखती है कि कौन सा देश है जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन ले रहा है,
कौन सा देश है, कितना वो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रहा है। तो यहाँ पर जैसे फिलीपींस की बात करें तो यहाँ पर आतंकवादियों के लिए इसे नहीं, इसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है, ठीक है, ग्रे लिस्टेड किया गया है। तो FATF का काम केवल और केवल आतंकवाद ही नहीं बल्कि आतंकवाद को पनाह देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो होती है, जो हवाला कारोबारी होते हैं उस पर भी रोक लगाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। अब देखिए इससे घाटा क्या होता है। FATF की ब्लैक लिस्ट हो, ग्रे लिस्ट हो, इन सब से इससे में अगर पहुंच जाता है कोई देश तो उससे घाटा ये होता है कि कोई विदेशी कंपनी जो होती है, कोई बड़ा देश जो होता है, वो उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचता है। अब आप सोचिए, जिस देश में आतंकवादियों को पनाह दी जाएगी या मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ज़्यादा होंगे या भ्रष्टाचार ज़्यादा होंगे, वहाँ पर कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट अपना बड़ा प्लांट नहीं लगाना चाहेगी। कारण ये है क्योंकि वहाँ पर जब वो अपने आप को सिक्योर नहीं महसूस करेगी तो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी। जब बाहरी देशों का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था अपने आप डाउन पड़ने लगेगी क्योंकि टैक्स वगैरह उतना नहीं मिलेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होगा अगर तो यही कारण है कि पाकिस्तान धीरे धीरे और ज़्यादा गरीब होता चला जा रहा है और इस पर वो अपना आरोप भारत पर लगा देता है। अच्छा, बाकी जो देश हैं वो 1-2 साल के लिए जाते हैं, 1 साल 2 साल 1.5 साल के लिए जाते हैं ग्रे लिस्ट में, फिर बाहर आ जाते हैं। पाकिस्तान बहुत सालों से ये पड़ा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान का समझ लीजिए प्रकार से घर ही हो गया है FATF, उसी लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में ही ये पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक लाइन और लिखी दिख रही है आपको, फिलीपींस को 2005 में ब्लैक लिस्टेड किया गया था लेकिन ये ब्लैक लिस्ट से भी बाहर आ गया था, ठीक है, और इस बार फिलहाल के लिए अभी ग्रे लिस्ट में है। FATF के बारे में बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 को ही थी। मार्कस प्लेयर, इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे ज़रूर। FATF के ये अध्यक्ष हैं, हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अगला देखते हैं, किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया। तो दोस्तों अभी हाल ही में चाइना ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना लिया है। चाइना ने ये जो डैम बनाया है इसका नाम है बेहेतन बांध। क्या है? बेहेतन बांध नाम है और ये चाइना की दक्षिण पश्चिमी चाइना में जिन्सा नदी पर बनाया गया है, जिन्सा नदी पर। इसकी उत्पादन की क्षमता है दोस्तों 16 मिलियन किलोवाट की, ठीक है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन किया जाता है, तो वही इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की क्षमता यहाँ पर बताई गई है 16 मिलियन किलोवाट। अच्छा, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है वो कहाँ पर है? वो भी चाइना के पास है और उसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, यानी 3 जॉर्ज ग्रुप कॉरपोरेशन के द्वारा ही उसे भी बनाया गया था। उसे 2003 में बनाया गया था, यांगत्से नदी पर बनाया गया था, ठीक है, 2003 में। उसकी उत्पादन क्षमता 22.5 मिलियन किलोवाट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? तो अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा जी ने दोस्तों एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, NV रमणा जी ने इसका विमोचन किया है, लेकिन लिखा नहीं है। लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन ने। ध्यान रखिएगा, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश नहीं है, पूर्व न्यायाधीश है RV रविंद्रन जी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। इसका विमोचन किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा जी। NV रमणा जी दोस्तों भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जी। 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई जी, जिन्होंने राम मंदिर जैसे बड़े फैसले सुनाए, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के ही जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही होते हैं दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, वही कहलाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट, ठीक है। इस्तीफा किसको सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा दोस्तों, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 2 बड़े सरप्राइज आएंगे, आपको मिलेंगे 1000 करंट अफेयर के एपिसोड पूरा होने पर। तो देखिए, इसमें पहला जो सबसे बड़ा सरप्राइज है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो मैं ले नहीं सकता, पहला जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो ये है कि आज के लिए, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, जितनी भी मंथली करंट अफेयर की ई बुक है वो बिल्कुल फ्री कर दी गई है, ठीक है, बिल्कुल फ्री कर दी गई हैं। केवल और केवल आज के लिए जितनी भी मंथली करंट अफेयर की ई बुक हैं बिल्कुल फ्री कर दी गई हैं, चाहे आप हिंदी में लेना चाहो चाहे आप इंग्लिश में। MJT ऐप पर जाइए, आप लोग MJT 1000 ये कोड डालिएगा, MJT 1000। इस कोड को, कूपन कोड को जब आप एंटर करोगे तो तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप ई बुक फ्री में डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो जितने लोगों ने अभी तक कोई भी मंथ की ई बुक नहीं ली हुई है, आज उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप ले सकते हैं। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में इंदौर में दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। किसने किया उद्घाटन? प्रकाश जावड़ेकर जी ने, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने इंदौर मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। नाम क्या है इसका? नाट्रेक्स, NATRAX, नाट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक है ये। इसकी लंबाई है 11.3 किलोमीटर की। ये 1000 एकड़ की भूमि में बनाया जा रहा है। एशिया का सबसे लंबा है, लेकिन दुनिया का 5वां सबसे लंबा ये हाई स्पीड ट्रैक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बन गई दोस्तों शेफाली वर्मा। यहाँ पर सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कर लीजिएगा। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं शेफाली वर्मा। ठीक है, शेफाली वर्मा दोस्तों इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम की ये बैट्सविमन हैं, ठीक है, बल्लेबाज हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में 17 साल 150 दिन की ही उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया है इंटरनेशनल मैचों में। ठीक है, और ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। हालांकि दुनिया में इनकी रैंक है 5वीं, दुनिया में ये 5वें स्थान पर है। भारत में ये सबसे युवा खिलाड़ी हैं ओवरऑल, मेन एंड वीमेन दोनों को मिला करके। अगर बात करें दुनिया में टॉप पर कौन है, तो दुनिया में दोस्तों अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान। इन्होंने 17 साल और 78 दिन की उम्र में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया था, मुजीब उर रहमान, जो कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। सेकंड पर सारा ट्रेलर हैं। सारा ट्रेलर जो हैं इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। इनके नाम दूसरा रिकॉर्ड है, दूसरे स्थान पर हैं। एलिसे पेरी, ये ऑस्ट्रेलिया की वीमेन क्रिकेटर हैं, इनके नाम तीसरे स्थान पर हैं। ये चौथे स्थान पर है मोहम्मद आमिर, जो कि पाकिस्तान के हैं। और 5वें स्थान पर शेफाली वर्मा हो गई हैं। क्लियर? अच्छा, शेफाली वर्मा के नाम अभी एक और रिकॉर्ड बना था। ये डेब्यू मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भी महिला क्रिकेटर बनी थी, भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी। एक और रिकॉर्ड इनके नाम था। इन्होंने दोस्तों टेस्ट मैचों में 100 रन कंप्लीट किए और टेस्ट मैचों में किसी भी भारतीय महिला क्रिकेटर के द्वारा 100 रन पूरे करने वाली भी ये पहली महिला बन गई थी। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य की साल्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 1860 करोड़ रुपए का ऋण दिया? तो वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों आंध्र प्रदेश की साल्ट प्रोग्राम के लिए, साल्ट परियोजना के लिए 1860 करोड़ रुपए का ऋण देने का घोषणा किया है, इसका ऐलान किया है। ये जो 1800 करोड़ रुपए हैं, 1860 करोड़ रुपए हैं, ये IBRD के द्वारा दिया जाएगा। विश्व बैंक का ही एक पार्ट है ये IBRD, जिसके द्वारा ऋण दिया गया है जाएगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका होता है फुल फॉर्म। IBRD का फुल फॉर्म होता है, इसे याद रखिएगा। तो साल्ट प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। साल्ट का फुल फॉर्म भी आप नोट कर लीजिए। साल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? साल्ट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये 5 वर्षों की एक परियोजना है, प्रोजेक्ट है। इससे जो शैक्षणिक ईयर होता है, ठीक है, यानी कि एजुकेशनल ईयर जो शुरू होता है 2021 का शुरू होगा, उससे 2021-22 से लेकर 2026-27 तक ये लागू रहेगी ये परियोजना। और इसके लिए 1860 करोड़ रुपए दे रहा है वर्ल्ड बैंक। इसके तहत दोस्तों जो बेसिक एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, इन सबको और ज़्यादा एडवांस बनाया जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट में सुधार लाया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन में सुधार लाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की योजना है। आंध्र प्रदेश से ही रिलेटेड एक और एजुकेशन की योजना अभी देखिए, आपको याद हो कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि वहाँ के जितने भी स्कूल हैं सभी में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, इंग्लिश मीडियम मस्ट कर दिया गया है वहाँ पर। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, तो एक बार फिर से अगेन थैंक यू सभी लोगों को, सभी MZT परिवार वालों को। आप सभी का ये दिन है। डेली करंट अफेयर की सीरीज़ के 1000 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं। आप लोग की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। आप लोग डेली वीडियोस देखते हो, डेली रेगुलर रहते हो, इस वजह से धीरे धीरे मैं भी सीरीज़ ये कंटिन्यू करता रहता हूँ। आप लोग भी ऐसे सपोर्ट करते रहो, आप लोग भी ज्ञान लेते रहो। ठीक है, और हम भी प्रयास अपनी तरफ से पूरा करते रहेंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है? दूसरा, दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम सूर्य किसने बनाया? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? IPL के किस संस्करण में 10 टीमों को खिलाने का फैसला लिया गया है? सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। क्लियर? अच्छा हाँ, ई बुक आज फ्री है आप लोग के लिए, मंथली ई बुक, तो जाइए उसका फ़ायदा उठाइए, डाउनलोड कीजिए, देखिए कैसे है ई बुक। ठीक है, वीडियो अब आप देख लियो हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर।
कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।